अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है एक बार फिर से एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बारे में आप हमारे पहले भी सेशंस देख चुके हैं और हमने सोचा कि इसको एक बार फिर प्रोग्राम में शामिल किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर इंतहाई मौजू अंदाज में हमें बात भी करनी चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और इस बीमारी से अक्सर उम्र के लोग यानी कई उम्र के लोग मुतासर होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 50 मिलियन तक लोग एपिलेप्सी की बीमारी से मुतासर होते हैं और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से डॉक्टर हसनैन हाशिम, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हम डॉक्टर हसनैन हाशिम से एक बार फिर मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे एपिलेप्सी के हवाले से। डॉक्टर हसनैन हाशिम के बारे में आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब FCPS, MBBS और MCPS हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ फेलो ऑफ यूरोपियन बोर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, जिसको FEBN भी कहते हैं, उससे रह चुका है। डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी में भी अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम जानने की एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हम अपने करीब करीब के लोगों को और अपने आप को भी एपिलेप्सी जैसी बीमारी से किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू माय शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनविटेशन का। जी बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज हमने हैशटैग हेल्थ की एपिसोड में जो मौजू रखा हुआ है वो एपिलेप्सी है और ये एक ऐसा मौजू है जिसको बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। कुछ सवालात हैं जो शायद हमारे पास आते रहते हैं और लोग जानना चाहते हैं। पहला सवाल जो डॉक्टर साहब मैं आपसे बड़ा सादा सा सिंपल सा करूँगी, जो आप आम फहम आवाम को बता दीजिए कि एपिलेप्सी बेसिकली है क्या। जी एपिलेप्सी आप ये ब्रेन का डिसऑर्डर है या दिमाग की बीमारी है और एपिलेप्सी को हम आम ज़बान में या उर्फ़े आम में हम मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं, जो कि एक बहुत बुरा लफ्ज़ समझा जाता है हमारे माशरे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा या एक बहुत बड़ी एक वो नाकाबिले इलाज बीमारी समझी जाती है, तो इसको मिर्गी कहा जाता है। या कुछ लोग इसको कहते हैं दिमाग के दौरे कहा जाता है, या कुछ लोग आम ज़बान में कहते हैं जी झटके लगते हैं। तो बेसिकली ये बीमारी इसका तल्लुक डायरेक्टली आदमी के दिमाग से होता है और बहुत तरह की एपिलेप्सी या मिर्गी की किस्में होती हैं, जो मैं आपको डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने इसको वजाहत से बता दिया, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इसकी बड़ी वजह क्या है या कौन कौन से ऐसे कॉमन या मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी शख्स को एपिलेप्सी हो जाती है या वो उसका शिकार हो जाता है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एपिलेप्सी की देखें बहुत सी किस्में हैं और बहुत सी इसकी वजूहात हैं और जितनी भी ये वजूहात हैं बेसिकली ये एज के साथ बदलती जाती हैं। आप बच्चों में देखें या जो नियोनेट्स होते हैं या पैदाइश के वक्त कुछ बच्चों को एपिलेप्सी शुरू हो जाती है, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को जो होती है कुछ अरसे बाद लगते हैं, बाद को लोगों को बिल्कुल जो होती है आप समझें कि लेट एज में जाके फिट्स पड़ना या झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो वजूहात जो कि अगर दिमाग में कोई ऐसी नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए, जैसे एक बच्चे को अगर पैदाइश के बाद कोई नुकसान हो जाता है, उसके ब्रेन में कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती जिस वजह से नुकसान रह जाता है, या फिर दिमाग की कोई इन्फेक्शन या और कोई पेचीदगी हो जाती है, दिमाग में कोई फालज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, या अगर कोई पैदाइश के वक्त दिमाग में कोई ऐसी स्ट्रक्चर लीजन या कोई ऐसी पैदाइशी तौर पर डिफेक्ट रह जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों को पैदाइश से साथ ही झटके लगना शुरू हो जाते हैं या मिर्गी की बीमारी हो जाती है। ऐसे झटकों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए पेशेंट को अमूमन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है। बहुत सी ऐसी जो एपिलेप्सी की किस्म है जिसको हम कहते हैं बड़ी कॉमन है, इसको कहते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी, यानी कि ऐसे लोगों में या आप समझें कि बच्चों से लेके 30 साल तक की कम की उम्र के लोगों में एपिलेप्सी होती है या उससे झटके लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों में ये होता है कि अमूमन हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, उसका MRI भी बिल्कुल नॉर्मल होता है और EEG जो होती है वो बिल्कुल जो होती है वो बेसिकली नॉर्मल होती है। उसमें ऐसा कि हमें कोई रीजन नजर नहीं आती, उसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं और उसका प्रोग्नोसिस या उसके
जो इलाज के और ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि इनमें 100 और हम इस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फिर और एपिलेप्सी किस्में ऐसी होती है जिसमें या जैसे लेट एज में स्टार्ट होती है, जी। जैसे कि किसी को स्ट्रोक के बाद स्टार्ट हो गई हो, किसी को हेड इंजरी हुई हो, किसी को कोई हेमरेज हो गया हो, किसी को ऐसी हुई है कि एक्सीडेंट के बाद, या कोई बुलेट इंजरी या कोई ऐसी चीज स्ट्रक्चर लीजन जो होती है अमूमन लेट एज में आती है, उसके बाद भी पेशेंट को एपिलेप्सी या झटके लगना शुरू हो जाते हैं या मिर्गी की बीमारी शुरू हो जाती है। और ऐसी बीमारी में भी पेशेंट को अमूमन जो ये लंबे अरसे तक या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने झटके लगने का या दौरों का बताया, ये एक बड़ा कॉमन सा एक फिनोमेना है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को जब दौरे पड़ते हैं तो बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है आम फहम अवाम के लिए कि वो दौरे कंट्रोल में नहीं आते और लोगों को अमूमी तौर पर समझ नहीं आता कि उसको किस तरीके से बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगर कोई आम फहम शख्स जिसको अभी इतना ज़्यादा नहीं पता है बीमारी के बारे में और अगर दौरे पड़ते हैं तो वो किस तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं, बर वक्त क्या इलाज हो सकता है उसका? जी, सबसे पहले ज़रूरी है इसके लिए कि जो भी पेशेंट्स हैं या पेशेंट के वालिदैन हैं या उनकी फैमिली मेम्बर हैं, उनको ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि ये एपिलेप्सी है और मिर्गी की बीमारी है और इसका तल्लक दिमाग के से है और ये काबिल इलाज बीमारी है और इसका तरीक़ाकार मौजूद है, उसकी दवाएँ मौजूद हैं। ये बहुत समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता हमारे माशरे में कि ये मिर्गी और ये बीमारी, उनको कभी जिन से तलक जोड़ दिया जाता है, कभी उसको तलक जोड़ दिया जाता है, कोई ऊपर कुछ साया है, कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि बिल्कुल भी गलत किस्म का परसेप्शन है। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक जो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को चीज का अदराक हो कि ये मिर्गी की बीमारी है और उसका इलाज मुमकिन है। तो सबसे पहले उन्हें ये है कि जो चीज देखी गई है कि पेशेंट वालिदैन जो होते हैं या पेशेंट की फैमिली होती है, जो मेडिकेशन के मतलब उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि इसके लिए मेडिकेशन बहुत जरूरी है और इसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन है। और सबसे पहले उन्हें या न्यूरो फिजिशियन या कोई भी फिजिशियन हो, पीडियाट्रिक भी हो सकता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, इवन फैमिली फिजिशियन भी हो सकता है, जो भी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर उनके पास जाएं और उन्हें सारी चीजें अपनी बताएं और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस बीमारी की तशखीस करा के इसकी मेडिकेशन लेना शुरू कर दें। और दूसरी चीज ये जरूरत है कि इसकी मेडिकेशन जब भी शुरू करते हैं तो फैमिली को ये अदराक होना चाहिए कि ये मेडिकेशन ऐसी नहीं है मेडिसिन कि एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने की मेडिकेशन है। ये अमूमन जो होती है सालों साल मेडिसिन लेनी पड़ती है और डिपेंड करता है कि उसकी एपिलेप्सी की अंडरलाइंग वजह क्या है। तो बहुत ज्यादा रेगुलरली मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसमें कंप्लायंस का या सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग दौरे कंट्रोल नहीं होते, को लेट प्रेजेंट करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, और अगर मेडिसिन ले रहे हो तो वो बड़ी रेगुलरली मेडिसिन नहीं लेते या उसके पेशेंट को या फैमिली को अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये मेडिसिन लेना इतना जरूरी है। दूसरी चीज जो देखी गई है कि डोजेज प्रॉपर नहीं होती और अगर कोई बच्चा है या फीमेल है या कोई ओल्ड एज है के लिहाज से उसको डोज प्रॉपर नहीं दी जाती या वो प्रॉपर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से वो अंडर डोजेज होती है। ये भी बहुत है कि दौरे कंट्रोल नहीं होते। ठीक है। और या तीसरी वजह ये होती है या पेशेंट को कोई और बीमारियां भी होती हैं जिसके साथ कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये एपिलेप्सी की बीमारी थोड़ी सी मुतासर होती है और उनमें दौरे कंट्रोल नहीं होते या उनको प्रॉपरली उन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाता। तो सबसे पहली बात है कि पेशेंट की मेडिसिन ना लेना, प्रॉपर मेडिसिन ना लेना, और फिर दूसरी कंप्लायंस उसकी सही नहीं होती, अंडर डोजेज बहुत बड़ा फैक्टर है, या अगर कोई साथ और मेडिसिन ले रहे हैं या पेशेंट को और कोई साथ बीमारियां हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। एक और चीज जो देखी गई जो हमारे माशरे में या पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कम है वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। उनको पता होता है कि ये मेडिसिन हमने कई सालों तक खानी है, बड़ी बाकायदगी के साथ खानी है और डेली आपको ऐसे मेडिसिन के लिए आपको मंथली आपको एक काफी अमाउंट चाहिए होती है मेडिसिन को खरीदने के लिए। कई दफा मेडिसिन पेशेंट या छोड़ देते हैं या कम खाते हैं या ले नहीं सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेशेंट के जो होते हैं ये फिट्स या दौरे आप कह सकते हैं ये कंट्रोल नहीं होते। तो ये बहुत हमें देखना चाहिए जब हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जी, फिजिशियन के लिए बड़ा जरूरी है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रख के वो पेशेंट कितनी अफोर्डेबिलिटी है उनकी, उसके लिहाज से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें
ताकि वो आसानी से ले सकें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सहल अंदाज में बड़ी तफसील से इस सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। आई होप के लोगों को इससे समझ भी आएगी काफी सारी बातें। एक डॉक्टर साहब, अभी आप बात के दौरान एक आपने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, एक टर्म यूज की थी, ईईजी। अक्सर लोगों को ईईजी का नहीं मालूम होता। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आप लोगों को थोड़ा सा ये वाजे करें कि ईईजी का जो है वो एपिलेप्सी के दौरों से, यानी जो उनके दौरे पड़ते हैं उससे और उसकी तशखीस से इसका क्या लिंक है क्या ईईजी? देखें, जब भी पहली बात है कि ईईजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है या एक आप समझें कि एक ऐसा टूल है जो कि एपिलेप्सी को या मिर्गी को डायग्नोज करने में बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है ये बेसिकली इसी तरह की जाती है जिस तरह आप ईसीजी करते हैं। कुछ लीड्स होती हैं जो कि ब्रेन में आपके हेड के ऊपर लगा दी जाती हैं और उससे हमने आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना होता है कि कहीं आपके ब्रेन के किसी हिस्से से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस तो नहीं आ रहे, वो आपने देखने होते हैं। और कितने हिस्सों से ये आपके, आप समझें कि सिंपल वर्ड में बता दूं, स्पार्किंग हो रही है या कुछ ज्यादा एबनॉर्मल डिस्चार्जेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं। सही। तो ये तशखीस में बहुत मावन साबित होती है। अगर एक पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं, आपको फिट्स पड़े हैं, तो सबसे डॉक्टर के लिए जरूरी होता है वो ये है कि 2-3 चीजें आपने टेस्ट करवाने होते हैं। एक तो इमेजिंग स्टडी करवानी होती है, सीटी ब्रेन या एमआरआई, वो बहुत जरूरी होता है। और दूसरी जो चीज होती है वो ईईजी होती है। ईईजी बेसिकली अगर एक पेशेंट को फिट पड़ा है, ठीक है, अगर आपको पेशेंट में ईईजी होती है, वो अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आपके डायग्नोसिस को और थोड़ा सा कंफर्म कर देती है। सही। लेकिन ईईजी एक ऐसा टूल है कि अगर नेगेटिव भी आ जाए तो आपको कभी भी पेशेंट के डिजीज को एक्सक्लूड नहीं कर सकती। ईईजी का नेगेटिव आना या ईईजी का नॉर्मल आना इस बात की गवाही नहीं है कि पेशेंट को एपिलेप्सी नहीं है, क्योंकि 50% ऑफ द वो पेशेंट जो 50% जिनमें एपिलेप्सी, बड़ी क्लियरली एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, उनमें भी अगर आप ईईजी करें तो वो नॉर्मल आती है। हाँ, उस सूरत में अगर पेशेंट फिट्स पड़ रहे हूँ, अगर उस दौरान ईईजी करें तो 100% चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट की ईईजी पॉजिटिव आ जाती है, जिसको हम वीडियो ईईजी कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं, या लॉन्ग टर्म ईईजी मॉनिटरिंग कहते हैं जी। लेकिन वैसे अगर ईईजी की जाए तो वो पेशेंट के डायग्नोसिस बनाने में बड़ी मावन साबित होती है। और अगर कोई और चीज जो हम सोच रहे हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी कुछ और चीज हो सकती है, एपिलेप्सी नहीं है, तो उसके लिए भी बड़ी जरूरी होती है कि ये ईईजी हेल्पफुल होती है। तो ईईजी बेहतर है कराई जाए, जरूरी है, ये डॉक्टर के लिए भी जरूरी है और पेशेंट के लिए भी बड़ी जरूरी होती है। और इसी की बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को मेडिसिन देनी है, और या अगर कोई और पेशेंट की मेडिसिन छुड़ाने की बारी आती है तो फिर भी हमें ईईजी की जरूरत पड़ती है, देखना पड़ता है कि पेशेंट की अभी तक कोई ऐसी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस तो नहीं है। तो ईईजी एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक टूल है जो कि एपिलेप्सी के लिए जरूरी है। लेकिन बाज़ बात अगर ये नहीं भी होता तो और पेशेंट को बड़े क्लियरली फिट्स पड़ रहे हैं या एपिलेप्सी की बीमारी है, तो उसमें आप इसके बगैर भी आप जो है पेशेंट को एपिलेप्सी की मेडिकेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, अगर ये कहीं फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि अमूमी तौर पर मरीज दवाइयों की नौयत को नहीं समझते। यहाँ डॉक्टर साहब एक बहुत कॉमन सवाल जहन में उभरता है और अमूमन लोग ऐसा करते भी हैं कि उनको ना तो एपिलेप्सी के इलाज का एक दौरानिया पता होता है। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब पहले तो आप थोड़ा ये भी मुझे बताइएगा, हमारी ऑडियंस को भी इसका पता चले कि क्या ये कोई इसके लेवल्स हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म में भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, क्योंकि अमूमन डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि जो मिर्गी के मरीज होते हैं वो एक वक्त तक तो दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद वो तंग आ जाते हैं या क्या होता है वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, बल्कि बहुत सारे केसेस में देखने में आता है कि वो बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा प्लीज आप लोगों को भी ये क्लियर करें कि क्या इस बीमारी की कितनी इसकी मियाद होती है और किस हद तक जरूरी है इसका इलाज और दवाइयाँ। जी, पहली बात है कि मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जो एपिलेप्सी की जो मेडिकेशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं जी। एटलीस्ट ये कभी भी हम ये मेडिकेशन कभी भी वीक्स मंथ्स के लिए नहीं देते, जब भी दी जाती हैं कुछ सालों के लिए दी जाती हैं। एक जनरल तरीका ये है कि जब ये एक इडियोपैथिक एपिलेप्सी के लिए जिसमें मरीज की अगर सीटी स्कैन भी नॉर्मल है, इमेजिंग स्टडी पे ब्रेन में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं है, ना कोई स्ट्रोक है, बिल्कुल ब्रेन इंटैक्ट है और हम ईईजी भी करते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो ऐसे पेशेंट में जो अमूमन जब हम एपिलेप्सी की मेडिसिन शुरू करते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल तक अरसा ऐसा होता है जिसमें मेडिसिन खिलाई जाती हैं। सही। और उस 2 से 3 साल के अरसे में मरीज को एक भी आपको सीजर अटैक या फिट्स या मिर्गी का दौरा छोटा या बड़ा नहीं पड़ना चाहिए।
सही। अगर मुसलसल 2 या 3 साल पेशेंट को मरीज का दौरा नहीं पड़ता और मरीज बड़ी बाकायदगी से मेडिसिन ले रहा होता है, उसके बाद फिर फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट की कंडीशन देख के कि अगर उसकी एट द एंड ऑफ 2 to 3 ईयर अगर पेशेंट को अगर कोई सीटी स्कैन भी नॉर्मल है, उसकी ईजी भी नॉर्मल आ जाती है और पेशेंट को 2 से 3 साल कोई दौरा नहीं पड़ा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन टेपर ऑफ की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाई जाती है, एकदम से नहीं छुड़ाते, लेकिन उमूमन कुछ महीने लगते हैं मेडिसिन को टेपर ऑफ करने में। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनमें ब्रेन में कोई ऐसी परमानेंट कोई डिफेक्ट नहीं होता और ईजी भी नॉर्मल होती है, उनमें छुड़वाई जा सकती है मेडिसिन, आहिस्ता तक कम करके टेपर ऑफ की जा सकती है। इनमें अमूमन 80 to 90% ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो अमूमन मेडिसिन फ्री हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें अमूमन जो होती है मेडिसिन पेशेंट को सारी जिंदगी जारी रखनी पड़ती है या काफी अर्से तक जारी रखनी पड़ती हैं। वो पेशेंट होते हैं जैसे मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको पैदाइश के वक्त दिमाग में कुछ नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है, जैसे कोई ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्रेन सिकुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा कोई स्ट्रोक हो गया है, या कोई ऐसी नाकाबिले तलाफी बीमारी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई थी जिस वजह से ब्रेन में कोई डिफेक्ट रह गया है, ऐसे पेशेंट को अमूमन लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देनी पड़ती है। और दूसरी वो पेशेंट जिनमें या थोड़े एडरली पेशेंट होते हैं, जैसे पेशेंट को 50-60 साल की उम्र में फालज हो गया, स्ट्रोक हो गया है, या कोई और स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी थी, उनमें भी उमूमन सारी जिंदगी के लिए मेडिसिन दी जाती है। बेहतर है उनमें ऐसी में एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन ना छुड़ाई जाए। फैमिली एजुकेशन बहुत जरूरी है कि जिस तरह वो बाकी मेडिसिन खा रहे हैं उनके साथ 1-2 मेडिसिन ये भी इनको खानी पड़ेंगी, अदरवाइज फिट्स वगैरह पड़ेंगे तो उनके लिए बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है फैमिली की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो अगर पेशेंट को हम जैसे इडियोपैथिक एपिलेप्सी में अगर पेशेंट छुड़वाते भी हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक तो उसे फिट फ्री होना चाहिए, फिर हम छुड़वाने का सोचते हैं कि पेशेंट की मेडिसिन विड्रॉ की जा सकती है या टेपर ऑफ की जा सकती है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप काफी सारे सवालात के जवाब आपने बहुत खूबसूरती से दे दिए। बस आखिर में एक सवाल करूंगी जो मेरा ख्याल है कि आप बहुत बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं, एपिलेप्सी का शिकार हैं, ऐसे मरीजों के लिए जैसे भी आपने बात की फैमिली एजुकेशन, उसमें फैमिली का किरदार पेशेंट का स्ट्रेस कम करने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने में किस हद तक इम्पोर्टेंस रखता है, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये कितना जरूरी है? जी, इसमें पहली बात है कि ये सब ना पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के लिए और उनके केयर गिवर के लिए बहुत जरूरी है जी कि एपिलेप्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी बंदा नहीं गुजार सकता। जी, एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है अगर पेशेंट मेडिसिन खा रहा है, उनकी फिट्स कंट्रोल है। पढ़ाई फीमेल के लिए स्पेशली जो कि बहुत बड़े इश्यू होते हैं, मैरिटल लाइफ, उसके बाद जो होती है आपकी जिंदगी, बाकी प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशन, जॉब, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। इसके लिए ये ऐसी बीमारी नहीं है कि सारा कुछ छोड़ के बैठ जाया जाए और कोई ना किया जाए। तो पहली तो बात है कि ये इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इसके पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नॉर्मल जिंदगी बसर करते हैं अगर वो मेडिसिन खाते रहें लगातार और कंट्रोल रखते रहें। फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। ऐसे पेशेंट को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई ताना नहीं देना चाहिए, या कोई ऐसा पेशेंट को जिस पेशेंट को स्ट्रेस फ्री रखना जरूरी है, इनकरेज करना बहुत जरूरी है फैमिली के, स्पेशली बच्चों को, स्पेशली फीमेल को, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट स्पेशली फीमेल आती हैं, जब उनको ये बताया जाता है ये मिर्गी है, क्योंकि मिर्गी को इतना बड़ा स्टिग्मा समझा जाता है, इतना बड़ा कलंक का टीका समझा जाता है कि पेरेंट जो होती है फालज या कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज, जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं, उनको इतने खतरनाक नहीं समझते। और मिर्गी का नाम सुन के यकीन माने लोगों के जहनों में या फैमिली के पता नहीं क्या क़यामत गिर गई है। तो ये फैमिली को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही काबिल इलाज बीमारी है, इसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है। स्पेशली फीमेल बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकती है। हमारे पास बहुत सी फीमेल आती हैं, शादी हो गई है, जॉब्स हैं, बच्चे हो गए हैं, आराम से जो होती है एपिलेप्सी उनकी कंट्रोल है ना, उनके बच्चों में ये ट्रांसफर होती है। ये भी बहुत बड़ा है कि पता नहीं डॉक्टर साहब ये उनकी शादी करेंगे, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, ये जॉब कर सकेगी, शादी कर दें नहीं कर दें। तो इसमें बिल्कुल पेशेंट शादी किया जा सकती है, लड़कों लड़कियों दोनों की इसमें ट्रांसफर होने के बिल्कुल भी इतने चांसेस नहीं होते।
ऐसे ही चांसेस हैं जिस तरह बाकी बीमारियों में जो होती है कि ट्रांसफर हो सकती है, अदरवाइज कोई भी बिल्कुल ऐसी ये बीमारी नहीं है कि बच्चों में चली जाएगी और बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। जी। इसके साथ कुछ मेडिसिन है वो सेफ्टी के साथ फीमेल खा सकती है, उसके साथ प्रेगनेंसी भी हो सकती है, नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो इसमें बहुत से हजारों पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। पेशेंट को बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी पड़ती है, जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल, नींद अपनी पूरी करनी है, जो होती है डाइट पे जो होती है बहुत ज्यादा, और बाकी अगर उसको बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज है या कोई और बीमारियों को प्रॉपर इलाज कराया जा सके। ठीक है, इसमें कुछ प्रिकॉशन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है ड्राइविंग के मतलब, जो प्रिकॉशन बड़ी जरूरी है कि अगर जी। पेशेंट है जो बिल्कुल नॉर्मल है उसको ड्राइविंग करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहली बात यह है कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है और उसको 1 या 2 साल कम से कम, जो पाकिस्तान में रूल है, अगर 2 साल तक कोई दौरा नहीं पड़ा और पेशेंट जी। रेगुलरली मेडिसिन ले रहा है, वो पेशेंट जो होते हैं लीगली जो होते हैं ड्राइव कर सकता है, वो भी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे अपनी कार होगी। और वो ड्राइवर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं जैसे बसें, ट्रक और ऐसे, उनके लिए जो है वो 5 साल का अरसा है। 5 साल सही। तक तो फिट फ्री रहना होगा और मेडिसिन पे उनको फिट फ्री रहना। उसके बाद जो होते हैं वो ड्राइविंग है, तो बेहतर है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1 से 2 साल ऐसा अरसा जिसमें उन्हें कोई फिट ना पड़ा हो और मेडिसिन बड़े रेगुलरली ले रहे हो, फिर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत रिस्की है, आप ड्राइविंग कर तो सकते हैं लेकिन बहुत से पेशेंट हमारे पास आ गया, उससे बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई होती है, कुछ लोग जान से चले जाते हैं। जी। तो बेहतर है कि जो ये आप ना करें। फीमेल के लिए बहुत जरूरी ये है कि जब किचन में काम कर रही है, अगर फिट पढ़ रही है एक्टिवली, थोड़ा सा एहतियात करें कि आग के पास बहुत ज्यादा काम ना करें। ठीक है, थोड़ा सा पीछे होके खड़ी हूँ क्योंकि अगर खुदा न खास्ता फिट पड़े तो आग पे गिरने का खतरा हो सकता है। जी। या अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या पानी के पास हैं तो थोड़े से दूर होके, या इंडिविजुअल स्विमिंग वगैरह ना करें। आपके पास अगर कोई हो तो फिर आप कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। इस तरह शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा और हाइट पे जाने से अकेले अवॉइड करना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता फिट पड़े, कहीं गिर जाए हाइट से या जी। मकान की छत से, तो वो आपको थोड़ा सा ये करें। अदरवाइज आप नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आप जिंदगी के सारे मामलात में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप अपनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें घर बैठने की जरूरत नहीं है, सारा काम छोड़ के जॉब की जा सकती है। आप सारी चीजें जो होती है प्रोफेशनली मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन हाशिम, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही डिटेल से हमारे लोगों को तफसील बताई एपिलेप्सी के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी टीम आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें आगाह करना ना भूला कीजिए। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों तक आगाही फराहम करना है। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमारा ताल्लुक़ यूँ ही बंधा रहेगा और आप हमें अपनी सजेशंस देते रहेंगे हमारे आदम जी के फेसबुक पेज पर भी और साथ ही साथ आदम जी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।